बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। चंद रोज़ पहले की बात है कि भारतीय अखबारात में एक तस्वीर छपी जिसमें कैप्शन नीचे दिया हुआ था, तफसील थोड़ी सी, और था लिखा हुआ मिस्टर कोविंद जो कि भारत के सदर हैं, वो पद्मश्री अवार्ड दे रहे हैं एक पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर को जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली ज़हीर। काजी सज्जाद अली ज़हीर एक बंगाली ऑफिसर थे और वो पाकिस्तान आर्मी में उनको कमीशन मिली और वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे उस ज़माने में। लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली ज़हीर, तो अब उनको लेफ्टिनेंट कर्नल कहा जाता, जो कि बाद में बांग्लादेश आर्मी में उनको मिला होगा। जो वजह बताई गई, जिसे हम साइटेशन कहते हैं, वो पढ़ के सुनाई गई, जिसकी बुनियाद पे ये उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि ये ऑफिसर जो है, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को 1971 में ये वहाँ से डिफेक्ट किया, छोड़ा और भागा है, वहाँ से निकले भारत। इन्होंने बाउंड्री क्रॉस करके भारत चले गए, बॉर्डर क्रॉस करके भारत, सियालकोट सेक्टर में। और फिर वहाँ जाके इस शख्स ने मुक्ति बहानी ट्रेन की, जो कि बाद में पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ी मशरक़ी पाकिस्तान में। और अब पाकिस्तान में इनके ख़िलाफ़ डेथ पेनल्टी यानी इनको सज़ाए मौत सुनाई गई, जो कि 50 साल से इनका इंतज़ार कर रही है। अब ये कहानी चूँकि झूठ पे मबनी है और भारत ने इसका चर्चा किया, चूँकि वो जहाँ भी कहीं पाकिस्तान के बारे में बात आ जाए कि जी पाकिस्तान को डिफेक्ट किया, पाकिस्तान से ऑफिसर दौड़ा, तो वो यूँ उनको फीलिंग होती है कि शायद ये करने से वो पाकिस्तान को डिग्रेड कर रहे हैं। कुछ बंगाली, इनके इसके अलावा कुछ और भी ऑफिसर क्रॉस करके चले गए थे, भागे थे और बंगाली थे। बाकी तो सारे जो भी यहाँ बहुत सारे ऑफिसर, बहुत हमारी आर्मी में बहुत बड़ी तादाद थी बंगाली ऑफिसर्स की और बंगाली जवानों की जो यहाँ सर्विस कर रहे थे। और वो सब बाद में जैसे ही बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश से बातचीत हुई तो उन लोगों को वापस बंगाल भेज दिया गया, उनको इस पाकिस्तान या जो अभी बांग्लादेश है उधर भेज दिया गया। उनकी फैमिलीज़ वगैरह सबको इकट्ठे करके एक जगह रखा गया था मुख्तलिफ़ जगहों पे, और उनको मेस फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ उनके पास थी। दे हैविंग गुड टाइम। तो उनसे पूछा, उनमें से जो रहना चाहते थे इधर मगरबी पाकिस्तान में, वो रह गए यहाँ पे। जिन्होंने कहा जी नहीं हम वापस जाना चाहते हैं, उनको वापस बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतमाम के साथ भेजा गया। तो ये भारत नहीं दिखाएगा कि अगले दिन इसी तरह सोशल मीडिया पे एक चाइना ने तस्वीर रिलीज़ की हुई थी जहाँ भारतीय सिपाही जो उन्होंने गलवान में जिनको पकड़ के बिठा लिया था और कुछ को मारा, कुछ मारे गए, जहन्नम रसीद हुए, कुछ ज़ख्मी हो गए, कुछ जाके गलवान रिवर में गिरे, श्योक रिवर में, और फिर जो पकड़े हुए थे उनको उन्होंने दिखाया कि एक वैली सी में बिठाया हुआ उन्होंने, और उनको उन्होंने कहा कि तौबा करो कि तुम दोबारा कभी इस तरफ का रुख नहीं करोगे। तो वो तस्वीर जो थी उसमें उन्होंने तमाम फौजियों ने अपने कान पकड़े हुए तौबा कर रहे हैं। अब ये भारत कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मुझे भी ये देख के खुशी नहीं हुई। सिपाही सिपाही है, उसको दुश्मन के पास भी पकड़ा जाए तो उसको इज्जत से ट्रीट करना चाहिए, उसके साथ जिल्लत अमेज़ सलूक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी थी, वो अपने मुल्क को दिफा कर रहा था। हर शख्स ने, हर फौजी जो है उसने अपने मुल्क का दिफा करना है, तो उसको उस हद तक तो इज़्ज़त देनी चाहिए। कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, मुझे उससे मेरा दिल बुरा हुआ, लेकिन भारत उसका चर्चा नहीं करता। अब चीज़ यह है कि इस मामले में भी या तो इस ऑफिसर ने इनको बेवकूफ़ बनाया है, और रॉ जो इतनी एक्टिव बनती वो क्यों नहीं उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। ये इंफॉर्मेशन ना होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आप एक आदमी को गलत साइटेशन के ऊपर अवार्ड दे रहे हैं। हमारे जो ऑफिसर गए, मैं जिस सेक्टर में था वहाँ पे एक मेजर मन्नान, मेजर रैंक का ऑफिसर था, उसको ज़िम्मेदारी दी हुई थी कि उसने, चूँकि इंजीनियर्स का ऑफिसर था, उसने हमारे सेक्टर में
जो माइंस लगाई गई उसमें उसका भी हाथ था, उसने भी काफ़ी एरिया में माइंस वगैरह सुपरवाइज़ की, लगाने का उनका काम सैपर्स लगाते रहे और वो सुपरवाइज़ करता था। तो उस शख्स के पास हमारे वो नक्शे थे, माइन फील्ड्स के नक्शे थे, जो लेके वो जंग के दौरान या जंग से एक आध दिन पहले वो क्रॉस करके तो भारत से जा मिला। इस तरह बात और भी जगहों पे, अगर टोटल का हम हिसाब लगाएं तो 10-15 ऑफिसर ऐसे निकल आएंगे कि जो क्रॉस कर गए। अब उस शख्स का तो कहा जा सकता है कि उसके पास प्लान्स थी, लेकिन उसका भी यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं हुआ, कोई नहीं, क्योंकि जो चला गया वो तो पकड़ा जाए, वापस आए, फिर उसकी इंक्वायरी, ट्रायल, ये वो, फिर उस ट्रायल में सज़ा किसी को हो जाए, लेकिन एक आदमी जब चला ही गया तो उसका तो ट्रायल ही नहीं हुआ। और मैं खुद चूँकि एडजुटेंट जनरल रहा हूँ, मुझे पता है कि कोई ऐसा पेंडिंग केस नहीं है हमारे पास जहाँ लोग जो चले गए उनका बाद में एब्सेंशिया में ट्रायल किया गया। कोई ऐसा हुआ ही नहीं। इन एब्सेंशिया ट्रायल होता ही नहीं, जब तक इंडिविजुअल पकड़ा ना जाए उसका ट्रायल किया ही नहीं जा सकता। सो ये एक इसमें इतनी बड़ी गलती। अब अगर हम इसको सच्चाई को देखें कि इसमें सच्चाई है क्या, तो वो कुछ थोड़ी ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो पिक्चर पेंट की गई उसमें जो इन्होंने कहा कि 50 साल से उसकी वो सज़ाए मौत वहाँ पे रखी हुई है, ये कहने को बड़ी बात लगती है। और ये अगर सच्चाई सामने रखी जाए तो मेरा ख़्याल है कि लाजमन मायूसी होगी। इंडियन हिराकी को ये चीज़ें खंगालनी चाहिए थी, सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि ये जो कुछ भी वो कह रहे हैं क्या दुरुस्त है। और ये सब डिटेल्स उन्होंने ओवरलुक कैसे कर दी, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि एक आर्मी जो कि हम अपनी तरह जिस तरह चीज़ों को इन डिटेल देखते हैं, वो उसी तरह की ट्रेनिंग भारतीय आर्मी की भी है। उनको भी हमारा ख्याल था कि वो देखते होंगे, लेकिन नहीं, ये या तो प्रोपेगेंडा का एक मेडल था या वैसे ही बेवकूफ़ बन गए जिसने बनाना चाहा। अब जिस ऑफिसर का नाम ये लेते हैं, वे काजी ज़हीर, ये हमारे मिलिट्री एकेडमी के 45वें PMA लॉन्ग कोर्स का ये स्टूडेंट था, जो कि 28 अगस्त 1971 को वहाँ से सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे पास आउट हुआ। अब ये अगस्त में पास आउट होता है और उस वक़्त जो हालात हैं वो तकरीबन जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इस कोर्स के जो 45th PMA कोर्स था, इसके लोगों ने जाके अपनी यूनिटों को ज्वाइन किया सितंबर में, क्योंकि 28 अगस्त का मतलब है कि उनको कुछ ज्वाइनिंग टाइम मिल जाता है 8-10 दिन का, तो वो जाके सितंबर में किसी तारीख को वो जाके ज्वाइन करते हैं। अब जब वो यूनिट में जाता है तो जाते ही अगले दिन उसको तो बॉर्डर के भाई पता नहीं होगा कि रास्ता कौन सा किधर है। सो अंदाज़न ये जो ऑफिसर है, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये अक्टूबर या नवंबर में कहीं ये क्रॉस ओवर करके गया। अब आप सोचिए कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट जो नया यूनिट में जाता है, उसको ना तो कोई उस पर कोई उसको कोई टास्क दिया जाता है, ना कोई काम वो करता, क्योंकि अभी वो सीखने की स्टेज पे होता है। और उसके पास कोई ऑपरेशनल प्लान होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके पास कोई प्लान्स होंगी। वो नेचुरली, ये बड़ा ऑब्वियस सी चीज़ है कि सेकंड लेफ्टिनेंट भारतीय यूनिटों में भी मौजूद हैं। उनको सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था कि क्या सेकंड लेफ्टिनेंट जो है उसके पास कोई प्लान्स होती हैं वहाँ पे। सेकंड लेफ्टिनेंट अमूमन वहाँ पे प्लेटून कमांडर है या कंपनी में 2IC हो सकता है, अमूमन प्लेटून कमांडर होते हैं। और प्लेटून कमांडर्स के पास क्या प्लान होगी इतनी लोअर लेवल पे? कुछ भी नहीं होता उनके पास। सो नेचुरली ना ही उनको एक्सेस होती है, ना ही उनको वो तो बेचारे बटालियन एडजुटेंट के ऑफिस में जाते हुए डरते हैं। किसी कंपनी कमांडर के ऑफिस में जाना या बटालियन कमांडर के ऑफिस में जाना जहाँ कोई छोटी मोटी प्लान पड़ी हो, वो तो उनके बस की बात ही नहीं होती। दूसरी बात यह है कि जो मुक्ति बाहिनी थी, जिसकी ट्रेनिंग का भारतीयों ने कहा कि जी उसने बड़ी कारगुजारी की, बड़ा काम किया। मुक्ति बाहिनी का मामला शुरू हो गया था मार्च अप्रैल में, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में रिवोल्ट हुआ। और उस वक्त जो हमारी ईस्ट बंगाल रेजिमेंट थी या ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स थी, सिविल आर्म फोर्सेस वगैरह, ये रिवोल्ट कर गई और मार्च के महीने में गालिबन ने रिवोल्ट किया। और फिर ये रिवोल्ट के बाद इनमें से अक्सर भाग के भारत चले गए। अब इनका हकीकतन ट्रेनिंग का काम शाम जो है वो गालिबन
मार्च में गया तो अप्रैल में शुरू हो गया होगा, वहाँ पे भारत ने उनको ट्रेन करने का काम शुरू कर दिया था। सो ये ऑफिसर जो है उसके कहीं बाद जाता है। अब यहाँ पे जब ईस्ट बंगाल रेजिमेंट वाले या ये सिविल आर्म फोर्सेस के लोग वहाँ पे भाग के गए तो वहाँ उस स्टेज के ऊपर उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो गई और फिर इन्हीं की वजह से इंसर्जेंसी शुरू हो गई ईस्टर्न थिएटर पे मुक्तिबानी के ज़रिए। और आप कह लीजिए कि भारत ने एक लिहाज से अटैक भी कर दिया होता तो ईस्टर्न थिएटर में जंग का आगाज़ हो चुका था सितंबर अक्टूबर से पहले। मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये शख्स जो है काजी ज़हीर ये अक्टूबर या नवंबर में गया। जो दूसरे ऑफिसर्स थे मसलन जो मेजर मनान की मैं बात करता हूँ वहाँ पे शोर सेक्टर में, वो एन दिसंबर में गालिबन 6 या 7 दिसंबर को वो डिफेक्ट करके निकला। और फिर मेजर था, नेचुरली उसको जहाँ काम किया उसकी प्लान्स उसके पास थी। सो इसका ये क्लेम कि मैं वहाँ से कोई ऑपरेशन प्लान्स लेके भाग के आया, ये बिल्कुल झूठ है, परले दर्जे की एक फजूल बात जिसकी कोई बुनियाद नज़र नहीं आती। सेकंड लेफ्टिनेंट के पल्ले होता क्या है। और फिर ये कहना कि मैं मुक्तिबानी ट्रेन की, मुक्तिबानी उससे बहुत पहले बन चुकी थी, जाके भारत में मार्च और अप्रैल में वो जा चुके थे। डेथ पेनल्टी का जैसे मैंने पहले जिक्र कहा कि ये भी एक बड़ी लफ्ज़ सी बात है क्योंकि इन एब्सेंशिया ट्रायल ना कोई हुआ और मैं एटॉर्नी जनरल था, मैंने कोई वहाँ पे पेंडिंग केस ऐसा नहीं देखा जिससे कि ये पता चले कि किसी का कभी ट्रायल हुआ था। सो इसको कोई सज़ा वगैरह नहीं हुई। ये चंद और ऑफिसर्स की तरह ये भी इसी तरह जो क्रॉस करके चले गए। सो इसका ये क्लेम जो है ये बिल्कुल एक सेंसेशनल सा है कि सेंसेशन फैलाने के लिए इसने ये बात की, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी, ये झूठ बोला इसने। अब ये जो चीज़ें हैं ये अब इसको टेस्ट करने के लिए अगर काजी ज़हीर पाकिस्तान विज़िट करना चाहता है बिल्कुल करे, मैं वीज़ा अरेंज कर दूंगा, पाकिस्तान विज़िट करे, कोई डेथ पेनल्टी नहीं, जितना जी चाहे यहाँ पे रहे फिरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अलबत्ता इसी सियालकोट सेक्टर में जो लोग प्लान्स ले जा सकते थे या लेके गए होंगे उनमें एक था मेजर अबू मंजूर। ये एक ब्रिगेड मेजर था, एक तो मेजर रैंक, फिर ब्रिगेड मेजर के पास ब्रिगेड की कोई ना कोई प्लान्स वगैरह चीज़ें, कम से कम ब्रिगेड लेवल की प्लान तो होंगे, हो सकता है डिवीजन लेवल की भी हो क्योंकि डिवीजन की प्लान आती है फिर उसी से देख के तो ब्रिगेड की प्लान बनाई जाती है। तो क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ से अबू मंजूर कोई ले गया हो प्लान्स वगैरह वहाँ से निकाल के, क्योंकि वो ब्रिगेड मेजर था इन्फेंट्री ब्रिगेड का और ये शख्स जो था ये बड़ा एम्बिशियस था। सो पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसने जाके बाद में फ़ायदे उठाए। ये अबू मंजूर जो था ये बाद में जब ये क्रॉस करके चला गया और बांग्लादेश पहुंचा, फिर नेचुरली वहाँ बांग्लादेश आर्मी में रहा और ये अल्टीमेटली मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचा। चूँकि बड़ा एम्बिशियस था तो इसने अपने जो सदर और इसका कुलीग भी रहा हुआ था जनरल ज़ियाउर रहमान जो बाद में सदर बना हुआ था, उसको चिटागोंग में इसने गोली मार के तो उसको कत्ल कर दिया। ये मेजर मंजूर जो अबू मंजूर था ये उसका काम था कि उसने इसको कत्ल किया। सो नेचुरली उसने कोशिश की इंडिया जाने की, इंडिया भागने की अबू मंजूर ने, और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उसको उसके अपने ही जो सिपाही थे यानी मेजर जनरल को उसके अपने ही गार्ड्स ने, सिपाहियों ने गोली मार के मार दिया अबू मंजूर को। क्योंकि अबू मंजूर जो है वो एम्बिशियस था और उसके अपने सिपाहियों ने सोचा कि इसने गद्दारी की है, अपने जनरल को मार के, अपने कुलीग को मार के और ये भाग रहा है दूसरी तरफ, तो इस तरह उन्होंने उसका ख़ात्मा कर दिया। अब उसका है कि चूँकि वो ऑपरेशन प्लान वगैरह लेके गया था तो भारत उसको बादस मर्ग दे सकता है, तमगा शमगा उसको देना तो वो तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन इस फ्रॉडी ज़हीर को देना वो कतन कोई उसका तुक नहीं बनता। इसी तरह कुछ और भी लोग, इसी तरह एक कैप्टन था कैप्टन शरीफुल हक दलीम, ये भी दो एक और ऑफिसर्स को लेके तो भावल नगर साइड से ये क्रॉस करके चला गया, फिर वहाँ से ट्रैवल करके दिल्ली पहुँचा। दिल्ली में इसने जाके अपने आप को भारतीय अथॉरिटीज़ के हवाले किया और फिर वहाँ से इसको उन्होंने
इंडियन अथॉरिटीज़ ने बाद में इसको मुक्ति बानी वगैरह को ट्रेन करने के लिए लगाया, क्योंकि ये थोड़ा पहले निकल गया था। और इसको बांग्लादेश में वीर उत्तम का अवार्ड भी मिला। अब अगर कोई अवार्ड डिज़र्व करता है तो वो ये शरीफुल हक दरीम करता है, क्योंकि ये काफ़ी पहले कर गया था, वहाँ से स्किप कर गया था, और डिफेक्ट करने के बाद इसने फिर मुक्ति बानी की ट्रेनिंग का काम भी किया, कैप्टन था। लेकिन यह है कि दलीम को कोई भी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा मसला है। दलीम जो है ये मास्टरमाइंड था मुजीबुर रहमान को मारने का, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो पाकिस्तान से डिफेक्ट करके गए, कुर्बानियाँ दी, और बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये उनको बेवकूफ़ बनाया गया और कुछ लोगों ने हुकूमत करने की खातर ये गद्दारी की। सो इन्होंने ये मास्टर प्लान इसने बनाई और मुजीबुर रहमान को इसने कत्ल किया, और मतलब कत्ल करने की प्लान बनाई जिसमें कि उसको मार दिया गया। और इसको फिर इन एब्सेंशिया इसका ट्रायल हुआ तो इसको डेथ पेनल्टी अवार्ड की बांग्लादेश में उन्होंने। अब ये अगर बांग्लादेश वापस आए तो इसको मौत की सज़ा होगी, लेकिन ये भाग गया वहाँ से। और उसके बाद शुरू में तो वहाँ से चूँकि हुकूमत आ गई दूसरी, मुजीबुर रहमान को जिन लोगों ने मारा था वो उनकी मौजें लग गईं और इसको भी उन्होंने किसी मुल्क में एम्बेसडर बना के भेज दिया। लेकिन बाद में जब हसीना वाजद वगैरह की गवर्नमेंट आ गई तो फिर नेचुरली उसको भी ख़तरा था। फिर वो उसके बाद वो ट्रेसेबल नहीं, वो किसी जगह पे जाके गुमनाम ज़िंदगी गुजारने लग गया। तो ये दलीम जो है वो मैं कह सकता हूँ कि वो भी एक बांग्लादेश का ऑफिसर है जो भागा हुआ है, जो शायद होता तो वो भी तमगा अपने लिए मांगता है इनसे, क्योंकि उसने भी भारतीयों की मदद की थी। लेकिन ये जो फ्रॉडिया अभी जिसको उन्होंने दिया है, वो बड़ी हैरानी की बात है कि वो इनको चक्कर दे गया। इतनी उम्र उसका पता ही कोई नहीं और आज वो बरामद हुआ। लेकिन पाकिस्तान में तो नेचुरली मिलिट्री अकेडमी में जिन लोगों ने ट्रेनिंग की उनका रिकॉर्ड एजी ब्रांच में मौजूद है और इसका भी मौजूद है। इसको 28 अगस्त 1971 को मिली थी कमीशन और उसके बाद ये गया वहाँ पे। लिहाजा इसका कोई भी ताल्लुक़ वास्ता किसी प्लान से, किसी ऐसी चीज़ से नहीं था जिससे कि इस शख्स को ग्लोरीफाई करके पेश करके इसको तमका दिया जाए। ये वो कहानी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि दुश्मन को नीचा दिखाने के शौक़ में भारत किस तरह बेवकूफ़ बनता है। यानी पाकिस्तान को एक तरह से रिडिक्यूल करना चाह रहे थे और उसी में आप देखिए कि कैसा दूसरों ने थूक लगाई, कैसा बेवकूफ़ बनाया, और हम बैठ के यहाँ पे इस कहानी को एंजॉय कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।